गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक था उससे आगे फर्दर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग को कल हम लोगों ने कल जो लास्ट पढ़ा था, हमने कल जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो क्या पढ़ा था? पैरिटी के बारे में पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था हमने? पैरिटी के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले पैरिटी होती क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था पैरिटी के लिए कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हम लोग अगर वेव फंक्शन में लिखते हैं, वेव फंक्शन के बाद में अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, साई को एक्स वाई जेड से -x -y -z में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने देखा एक टाइम आता है जिसमें जो फंक्शन होता है वो अपने माइनस साइन को क्या करता है? खा जाता है। तो हम उसमें क्या बात कर रहे थे कि वो कैसी थी? इवन पैरिटी थी, और जिसमें वो माइनस साइन को बाहर निकालता है उसे हमने कहा था कि वो कैसी पैरिटी थी? ओड पैरिटी थी, राइट स्टूडेंट्स? आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमने लास्ट में देखा था कि जो पैरिटी होती है वो होता है p की पावर p इज इक्वल टू माइनस में 1 की पावर l होती है। ठीक है, ये वाली बात कल हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक को यहाँ पर एंड करके गए थे यहाँ से। ठीक है, तो आज देखिए यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हम लोगों को अब पैरिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब जो आज पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो पैरिटी फाइंड आउट करनी है। आपको मैंने कहा था पैरिटी में हमें L मालूम होना चाहिए। जैसे कल लास्ट क्वेश्चन कराया था ना कि S उपकोष के लिए, S ऑर्बिट के लिए, P ऑर्बिट के लिए कि जो L की वैल्यू थी क्या होती है? पढ़ रखी है आपने सारी। S P, इनके लिए L क्या होता है? S के लिए क्या होता है बच्चों? 0, P के लिए क्या होता है? 1, D और F, D के लिए होता है 2 और इसके लिए होता है बच्चों 3। ठीक, तो हमने वहाँ देखा था माइनस में 1 की पावर 0 की थी, तो हमने कहा था S बराबर कितना आ रहा था? प्लस में 1 आ रहा था। तो स्टूडेंट्स वो पैरिटी प्लस में 1 आई थी, उसका मतलब क्या है कि वो कैसी पैरिटी है? इवन पैरिटी है, राइट? बच्चों देखिए, अब फिर हमने पढ़ा था कि P के लिए क्या था? तो माइनस में 1 की पावर 1 की थी, तो कैसी आई थी? ऑड पैरिटी आई थी। ये तो बात हुई कल के लास्ट लेक्चर की। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसी पैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नहीं क्वेश्चन करने वाले हैं। पढ़ तो हमने कर लिया, ठीक, और उसके बाद में आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आइसो स्पिन, या फिर कह सकते हैं समभारिक। क्या कह सकते हैं? समभारिक या फिर आइसो स्पिन। बच्चों मैंने आप लोगों को स्पिन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, ये बिल्कुल उसके जैसा ही टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बस हम लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, आज कुछ जानकारियाँ देखेंगे इसके बारे में जो फर्दर हमारे नेक्स्ट यूनिट्स में काम आने वाली है। तो बच्चों ये तो बात हुई आज की जो हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस तरीके से। देखो आप लोग शायद मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आप लोगों के पास बुक्स नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे पता चला है अभी कुछ। ठीक है बच्चों, आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखो मुझे मालूम है एक ऑप्शन है कि बुक्स नहीं है, बुक्स एक ऑप्शन है कि मेरे पास में मैम बुक्स नहीं है। ठीक, अब इसमें आता है एक दो ऑप्शन, पास और फेल का। देखो तुम्हें मालूम है कि फेल तो वैसे भी तुम होगे नहीं, जब तुम 12th पास कर आए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम बीएससी पास करोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, पास तो ये दोनों ही बच्चे होंगे, जिनके पास बुक नहीं है और जिनके पास में बुक्स है। लेकिन सिर्फ हम लोगों को बीएससी करने का मतलब एक पास और फेल से नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? हम लोगों को बस इतना मतलब नहीं होना चाहिए कि मैम मेरे को सिर्फ पास ही होना है। देखो अगर बीएससी में पास होना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम मेरे हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे फिजिक्स की लाइन में या फिर मुझे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे तुम बीएससी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को आगे जाके चूज़ करना है, मुझे एमएससी करनी है, फर्दर मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, नेट क्वालिफाइड करना है, ये सब करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों के पास बुक्स होना ज़रूरी है। ठीक, बुक्स
ऑब्वियस सी बात है कि नोट्स हम बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स हम सारे लिखेंगे, लेकिन बुक्स में तुम सपोज करो, देखो एक बार, बुक में 100% मैटर होता है, एक बुक के अंदर 100% मैटर होता है, ठीक। हम लोग आप लोगों को क्या कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं जिस तरीके से, ठीक। मैं खुद की ही बताऊं, 100% बुक को तो मैं नहीं छपवा सकती आप लोगों को कि बेटा हर एक लाइन कि यदि इसको इक्वेशन 1 माने तो, अब ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को नहीं लिखवा सकती, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली बात। हम जो 100% में से आप लोगों को करवा रहे हैं शायद 80%, टॉपिक सारे कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ कि हम ये मत सोचना, इस वाली बात को बहुत हेल्दी वे में लेना, बहुत पॉजिटिवली लेना, ठीक है, समझना कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि बेटा 100% सिलेबस जो है, 100% जो टॉपिक है उसका हम सिर्फ 80% पार्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को, देखो आप खुद भी मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा तो सीखोगे ना। फिर जब हम आपको 80% दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, सारी चीज़ों को आप ग्रहण कर पा रहे हो, ठीक है। आप समथिंग उसमें से 60% ले रहे हो, ठीक, 60% आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। पेपर जब आता है, आपने कई बार देखा होगा घर के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं, सब कुछ याद करके जाते हैं, कई बार होता है हम उसमें उस पेपर में जाते ही हम उसका फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक। कई बार होता है हम लोगों का कंसेप्ट हमें याद रहता है लेकिन हम लोग उसको लिख नहीं पाते हैं, हमें लिखना नहीं आता। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ मार्क्स कितने ऑब्जर्व कर पाते हैं, समथिंग 50%। समझ रहे हो बात, मतलब हम लोगों को 100% में हम इतनी सारी चीज़ों को दे आए कि हम 50% पे ही रह गए हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ सिर्फ इतनी सी बात कि आप लोगों के पास अगर बुक्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको एक हेल्दी वे में, उसको समझ के, उन चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करके थोड़ा सा खुद भी मेहनत कीजिए, ठीक है। कई बार हो पाता है कि हम लोग ने सारी चीज़ आप लोगों को लिखवा दी है, ठीक है, और फिर हुआ क्या एकदम से कि सपोज करो कोई क्वेश्चंस रह गए। अब देखो क्वेश्चन सपोज करो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन तो करने चाहिए हम लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए इवन फिजिक्स में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन करा पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 और एट लास्ट मैं आपको शायद 4 ही क्वेश्चन करा पाऊँगी। लेकिन क्या आप जो बुक में से क्वेश्चंस कर पाओगे उसकी कोई भी बराबरी कर सकता है क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों नहीं कर सकता। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब आप लोगों को पता है कि आपका पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किस चीज़ में है, तो उतनी ही मेहनत उसको करके चलिए, ठीक है बेटा। अगर आप सोचो साइंस के स्टूडेंट हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये वाली बात मत भूलना, साइंस का बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बात मानो, एक बुक्स लेकर आओ, परचेज़ करो, नहीं तो जैसे भी एडजस्ट होती है, किसी सीनियर की, किसी जूनियर की, भाई बहन, किसी छोटे बड़े भाई बहन, उनसे एडजस्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी, ठीक है। पेपर के वेट में मत रहो कि भाई पेपर जो है उसमें तो हम पास हो जाएंगे, वो तो मुझे पता है तुम बच्चे पास हो जाओगे, बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग। देखिए अब हाँ जी, आगे की हम बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था पैरिटी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, लिखना इसे, कुछ हल्के नाभिक के लिए मूल अवस्था, कुछ हल्के नाभिक के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्थाएं, मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं NLJ के रूप में दी गई हैं, ठीक है।
और आपको इसमें दिया हुआ है कि आपको बतानी क्या है, पैरिटी बतानी है। मैंने जैसे लिखा 3 लिथियम 7 1p3/2 7 and 15 1p1/2 है ना। 8O17 1d5/2 1d5/2। बच्चों देखिए, हाँ 3Li7 1p3/2 7 and 15 1p1/2 8O17 1d5/2 बिल्कुल करेक्ट। देखिए बच्चों ये आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है और उसमें आपको दिया हुआ है कि कुछ हल्के नाभिक के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं NLJ के रूप में दी गई हैं। ठीक है, अब आपको ये अवस्थाएं दे दी गई हैं और एट लास्ट आपसे पूछा क्या है कि भैया पैरिटी बता दो, पैरिटी का मान कितना होगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। देखिए पहले तो सबसे पहले जब भी फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे क्वेश्चन को पहले पढ़ो। यहाँ कह रहा है ये NLJ के फॉर्म में दी गई है। कैसे दी गई है बच्चों, NLJ के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, देखिए मैंने पहला देखा 3 लिथियम 7, मैं पहले की बात कर रही हूँ, A है ना। 3 लिथियम 7 मैंने कहा बेटा 1p3/2। देखो NLJ ये रूप में दिया गया है, मतलब यहाँ N को क्या है 1, L क्या है P और J की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2 है, राइट। देखिए वेट सॉरी, देखिए यहां J दिया हुआ है 3/2। देखिए यहां दिया हुआ है आपको N की वैल्यू दी है 1, L की देखी दी हुई है P और J की कितनी दी हुई है बच्चों 3/2। ठीक है, आपसे पूछा है इसके अंदर कि पैरिटी की वैल्यू कितनी है। सिंपल, मैंने कल आप लोगों को बताया क्या था कि बच्चों पैरिटी क्या होता है, P = माइनस में 1 की पावर L होती है। ठीक है, अब देखो वहीं से उठाया, ये जो भी दे रखा है ना ये हमारे कुछ ही काम का नहीं है, सिर्फ किस क्या काम है, हमारे L को चाहिए हमें। तो बच्चों यहाँ L क्या दे रखा है P। मैंने देखो आप लोगों को कल भी बताया था SPDF है ना। S के लिए L की संख्या 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए कितनी होती है 3 L की। P है मेरे को, P दे रखा है L बराबर, तो P मतलब कि 1 दे रखा है बच्चों। तो मैंने यहाँ से लिखा माइनस में 1 की पावर 1, तो ये कैसा आया माइनस में 1 आया। और मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कैसी पैरिटी है, ऑड पैरिटी है। तो बहुत सिंपल, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये पैरिटी कैसी है, ऑड पैरिटी है। तो इसे राइट डाउन कीजिए और बहुत ही तरीके से करना। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बी, यहाँ कह रहा है 7 and 15 1p1/2। मैं वापस बता रही हूँ, ये n की वैल्यू, ये l की, ये j की। मुझे किससे चाहिए, सिर्फ l की वैल्यू चाहिए। तो 7 and 15 1p1/2। बच्चों यहाँ देखिए l क्या दे रखा है p। L अगर P दे रखा है तो P के लिए L का मान कितना है 1। तो मैंने कहा L बराबर कितना दे दिया 1। और लो भाई पैरिटी इज इक्वल्स टू माइनस में 1 की पावर L। तो माइनस में 1 की पावर L लिया यहाँ से 1, आंसर आया -1। मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं कि कैसी पैरिटी है,
ऑड पैरिटी है। इसे राइट डाउन कीजिए। और जो स्टूडेंट्स इसको समझ गए हैं, सबसे पहले वो इसका ये वाला ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। और जिसको लगता है मुझे अभी समझना बाकी है तो वो इसको देख सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई करें, भले ही गलत ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। हाँ तो भाई चलें आगे, डी की वैल्यू निकालें, नेक्स्ट टर्म निकालें इसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हटा देती हूँ मैं, है ना, चलो पूरा ही हटा देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, डी का जो है, जिसने ट्राई कर लिया वो आंसर मैच करना, ठीक है। देखिए इसका जो सी पार्ट है ना, वो आ रहा है 8O17 1D5/2, ये दे रखा है। तुमसे क्या पूछा है इसने, पैरिटी। सिंपल, P = माइनस में 1 की पावर L होती है, NLJ मतलब ये किसकी वैल्यू है, L की, D। तो D के लिए L क्या होता है भाई, 2। तो मैंने लिख दिया P की पावर माइनस में, P = माइनस में 1 की पावर क्या हो गई, 2, स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, +1। मतलब कि ये कैसी पैरिटी है, इवन पैरिटी। जिस भी बच्चे का ये सही आंसर आया है शाबाश, और जिस भी बच्चे का आंसर अभी भी नहीं आया इसका, वो कुछ नहीं, आज मंदिर जाए, भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाए 2, और अपने फ्यूचर की कामना करें। लिखिए इसे। कंप्लीट कीजिए इसे समझ समझ के। चले बच्चे, स्टूडेंट्स आगे चलें। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, आइसोबैरिक स्पिन, मतलब कि समभारिक प्रचक्रण। आइसोबैरिक स्पिन मतलब कि समभारिक प्रचक्रण, राइट बच्चों। देखिए एक तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लाइक कि मैम आप हिंदी इंग्लिश, ये बेटा देखिए कंसेप्ट समझने की बात कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो वो ज़रूर एक अच्छी चीज़ लगती है कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मुझसे कहे कि मैम आप इंग्लिश ही इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, तो बेटा मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि जितनी कोशिश हो सके ना आप लोग इंग्लिश को समझने की आप कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कोई लैंग्वेज के लिए ऐसे नहीं कह रही कि भाई नहीं हमें इंग्लिश ही आनी चाहिए कि हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें दोनों आनी चाहिए, ठीक। हाँ अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में मत लेकर आओ कि भाई मैं तो मैम हिंदी ही समझ सकता हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अपने आप को ऐसा बनाओ, सामने बैठने वाला हिंदी में बात कर रहा है बात कर लेंगे, इंग्लिश में बात कर रहा है तो भी बात कर लेंगे। ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं बात कर रहा, इससे मुझे बात नहीं करनी है। फर्दर तुम कुछ तो बनोगे, कुछ तो काम करोगे,
कहीं तो जाओगे, बाहर भी जाओगे, तो तुम्हें लैंग्वेज में, आपको मालूम है सिर्फ ये इंग्लिश ही लैंग्वेज है जो स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, ठीक है। सो देखिए, हाँ तो देखिए हम संभारिक प्रचक्रण की बात कर रहे थे, ठीक है। बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं स्पिन के बारे में, ठीक है। मैंने स्पिन में बताया था ना आप लोगों को कि कोई भी नाभिक है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, वो अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही अक्ष पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसी बात को स्पिन कह रहे थे, ठीक। देखिए क्या हुआ था, ये नाभिक के अंदर हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। संभारिक प्रचक्रण की कहानी सुना रही हूं, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, राइट। बच्चों साइंटिस्ट ने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। देखो इनकी कितनी सारी चीजें सिमिलरिटी हैं, कितनी सारी चीजें एक जैसी हैं। देखो अगर मैं प्रोटॉन का मास देखूं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो आपको इक्वल ही मिलता है ना मास ऑफ न्यूट्रॉन के, इक्वल ही मिलता है मास ऑफ प्रोटॉन। अरे भाई मना मत करना कोई स्टूडेंट कि मैम नहीं मिलता, मैं ये पहली पढ़ा चुकी हूँ कि 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। यहां से दिखा कि जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कुछ सिमिलरिटी है, वो मास की है। दूसरा, इससे पहले हमने स्पिन ऑफ प्रोटॉन देखी, वो भी स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन की कैसी थी, इक्वल। दोनों की ही स्पिन कैसी होती है, हाफ स्पिन होती है, पढ़ा चुके हैं। दूसरी बात बच्चों इसमें और अगर मैं बात करती हूँ, अभी आप लोग ना थोड़ा पढ़ने लगोगे जब आप देखोगे कि बंधन ऊर्जा होती है, एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक। अभी सिर्फ समझ लो कि कोई बाइंडिंग एनर्जी होती है, कोई बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है। ये अभी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा क्या होता है। आपको दिखेगा कि जो बंधन ऊर्जा B और N दोनों की ही कैसी होती है, इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। मतलब कि जो बंधन ऊर्जा होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो तुम्हें दिखनी ना कितनी सारी चीजें हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक जैसी है, ठीक। अब एक जैसी है तो हाइजेनबर्ग जो देख रहे थे इन सारी चीजों को, इन्होंने क्या सोचा कि इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया जाता है, एक पार्टिकल ले लेते हैं। समझ रहे हो, ये जो एक जैसी लग रही हैं उनके लिए एक पार्टिकल लेते हैं, एक कण लेते हैं। हम बताएंगे क्या नाम बोलते हैं उन्हें। एक पार्टिकल ले लिया, ठीक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे ना कि ये न्यूक्लियॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उसने कहा हमने कॉमन पार्टिकल मान लिया जिसे बोल दिया न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है और कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। अब बच्चों जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी किसकी देखी, न्यूक्लियॉन की। तो इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियॉन होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियॉन होता है, न्यूक्लियॉन है ना, न्यूक्लियॉन जो होता है उसकी एक फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने सुना होगा 11th क्लास में नाम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक, हिंदी में स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें क्या कहा इसने, इनके लिए कोई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं, स्वतंत्रता की कोटि ले लेते हैं, जिसे एक फिक्स नाम से बोलते हैं, जिसे बोला इसने क्या, क्वांटम
संख्या या फिर क्वांटम नंबर बोला। अब बच्चों जो ये क्वांटम नंबर ही होते हैं ना, उन्हीं को ही बोला जाता है आइसो स्पिन, आइसो स्पिन, या फिर मैंने कहा संभारिक। वापस बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को मैं। संभारिक प्रचक्रण हम लोग पढ़ रहे हैं। संभारिक प्रचक्रण के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो आइसोबैरिक स्पिन है वो क्या चीज़ है। तो इसके बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो हाइजेनबर्ग ने देखा कि कोई एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो देख किसी ने भी लिया था, इसने तो ये देखा था इक्वल होते हैं, ठीक। प्रोटॉन और नाभिक के अंदर हाइजेनबर्ग ने बताया कि इनका मास सेम होता है, ठीक। इनकी स्पिन भी सेम होती है, ठीक। इनकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा भी सेम होती है। अरे भाई, जब इनकी कुछ चीज़ें जब सेम मिल रही है तो इनको एक प्रॉपर्टी में रख देते हैं जो जो सेम है इनकी। तो इसने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर एक पार्टिकल का नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन में दो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने इस पार्टिकल को नाम क्या दिया? न्यूक्लियॉन, हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने कहा न्यूक्लियॉन की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं इनके अंदर ये चीज़ सेम है, इस टाइप की बात है ना। ये किसी पे भी इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसे। इन्होंने क्या लिया? डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही इन्होंने क्या बोल दिया दूसरे शब्दों में, कि इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मानते हैं या फिर कोई क्वांटम नंबर्स मानते हैं। बच्चों उन्हीं क्वांटम नंबर्स को क्या कहा जाता है? आइसो स्पिन या फिर संभारिक प्रचक्रण, उसी बात को बोलते हैं। समझ आया? नहीं आया तो बताइए, थोड़ा सा बता तो आप पाएंगे नहीं, बात पहुंचा देना यहाँ तक कि मैम ये वाली बात समझ नहीं आई है, समझा दिया जाएगा। तो देखिए इसे लिखना स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को पहले एक बार, फिर मैं बताती हूँ इसकी जो फिक्स क्वांटम नंबर माने हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी लिखिए। बच्चों इसमें लिखो, नाभिक की संरचना में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन कणों का योगदान होता है। नाभिक की संरचना में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का योगदान होता है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के प्रचक्रण मतलब कि स्पिन है ना, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के प्रचक्रण समान होते हैं तथा इनके द्रव्यमान भी लगभग समान हैं। ब्रैकेट में लिख देना कि इसका द्रव्यमान लगभग समान होता है। कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस में 27, ठीक है, kg। हाँ आगे लिखिए। इसी प्रकार से काफ़ी प्रॉपर्टी सेम होने से हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसे हम एक पार्टिकल मान सकते हैं, अतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को एक ही कण न्यूक्लियॉन की एक आंतरिक स्वतंत्रता। अच्छा एक मिनट,
अतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को एक ही कण न्यूक्लियॉन की दो विभिन्न अवस्था मान लेना चाहिए, दो विभिन्न अवस्था मान लेना चाहिए। हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियॉन की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है। हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियॉन की एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है। इस कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या होती है जिसका व्यवहार प्रचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है, जिसका व्यवहार प्रचक्रण क्वांटम संख्या की भांति होता है। इस गुण को समभारिक प्रचक्रण कहते हैं। इस गुण को समभारिक प्रचक्रण कहते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ तक लिखा, अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वही बात आपको मैंने राइट डाउन कराई है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे फर्दर देखते हैं कि संभारिक जो प्रचक्रण है वो हमें क्लियर हो गया क्या होता है। आगे बताती हूँ कि इसको डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक। बच्चों ये आई जो है उसे बोला हमने संभारिक प्रचक्रण। मैं इसके लिए एक फिक्स जेड एक्सिस मानती हूँ, जेड अक्ष मानती हूँ, या फिर जेड एक्सिस माना हमने, फिक्स मान लिया, एक जेड एक्सिस है ये, ठीक। बच्चों क्योंकि संभारिक प्रचक्रण या आइसोस्पिन जो आई होता है वो जेड एक्सिस के सापेक्ष ही अपनी वैल्यू को देता है, ठीक। तो ये अपनी वैल्यू जो है वो टू टाइप से देता है। एक तो दिया इसने आई जेड और आई जेड। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल स्पिन की तरह होती है। इसकी वैल्यू होती है प्लस में हाफ और एक होती है माइनस में हाफ, ठीक। जो प्लस में हाफ होती है वो किसको बताती है कि ये पार्टिकल कैसा है, ये न्यूक्लियॉन कैसा है, प्रोटॉन है। जिसकी आइसोस्पिन माइनस हाफ होती है वो बताना चाहता है कि भैया ये पार्टिकल या फिर ये न्यूक्लियॉन कौन सा है, न्यूट्रॉन है। तो ये बात कंप्लीट हुई। मैंने कहा आपसे कि जो आइसोस्पिन होती है उसको एक फिक्स जेड एक्सिस के अलोंग लिया जाता है, ठीक। जेड एक्सिस के अलोंग लेने पर ये टू टाइप्स का आता है, प्लस हाफ माइनस हाफ। जिस भी पार्टिकल की आइसोस्पिन प्लस हाफ होगी वो तुम्हें बताएगा कि ये क्या है, प्रोटॉन, और जिसकी माइनस हाफ होगी वो आपको क्या बताएगा कि भैया ये क्या है, न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया यहाँ? लिखिए, जहाँ तक आपने लिखा इसी बात को लिखवाऊंगी, वो लिखिए। यहाँ तक हमने देखा कि इस गुण को समभारिक प्रचक्रण कहते हैं, है ना। इसके बाद लिखिए, अतः जिसका मान 1/2 होता है, अतः जिसका मान 1/2 होता है तथा जेड अक्ष पर इसके दो घटक, मतलब कि दो कंपोनेंट है ना, इसके दो कंपोनेंट संभव हैं, इसके दो कंपोनेंट्स संभव हैं। लिख दीजिए पहले कि दो घटक कौन कौन से संभव हैं, आई जेड बराबर प्लस हाफ और आई जेड बराबर माइनस हाफ, है ना। इसे लिखिए पहले। इसको लिखने के बाद लिखिए, आई जेड बराबर प्लस हाफ, आई जेड बराबर प्लस हाफ वाला न्यूक्लियॉन प्रोटॉन तथा आई जेड बराबर माइनस हाफ वाला न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन
होता है, न्यूट्रॉन होता है। राइट, क्लियर बच्चों? देखिए अब आपको ना अभी जब आप आगे के फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे कि जो ये IZ है, ये जो आइसो स्पिन है ना, ये संरक्षण के नियम को पालन करेगी, मतलब कि ये कंजर्वेटिव के नियम को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ये संरक्षण के नियम को पालन करेगी। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कंजर्वेटिव या संरक्षण कब होती है, जैसे कि मैंने कहा ये एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक। कुछ टाइम बाद इनकी क्रिया हुई, अभिक्रियाएं हुई, रिएक्शन हुई, ये आपस में एक दूसरे से वापस अलग हो गए, ठीक। तो क्रिया, अभिक्रिया या कोई रिएक्शन होने से पहले इनका जो आइसो स्पिन था वो, और रिएक्शन होने के बाद जो आइसो स्पिन है वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ, जैसे हम पढ़ते थे ना संवेग संरक्षण का नियम, किसी भी दो वस्तु का टकराने से पहले संवेग मोमेंटम है ना, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो इक्वल रहता है, वैसे ही है नाभिकीय क्रियाओं में संरक्षण कैसा होता है, आइसो स्पिन कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में, नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में संभारिक प्रचक्रण का संरक्षण होता है, संभारिक प्रचक्रण का संरक्षण होता है, ठीक। संभारिक प्रचक्रण का संरक्षण होता है। बेटा इसमें दूसरा लिखिए, देखिए बात बता देती हूँ कि आइसो स्पिन के थ्रू हम किसी में भी कितना चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा Q बराबर होता है एक फॉर्मूला IZ प्लस में, IZ प्लस में होता है हाफ, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम किसी भी चीज़ का चार्ज बता सकते हैं। जैसे देखिए मुझे प्रोटॉन का देखना है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन है ना, चार्ज कितना है प्रोटॉन में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे IZ पता है, इसका कितना है प्लस में हाफ, और ये प्लस हाफ कितना हुआ बच्चों 1, मतलब प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है 1, ठीक। मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का चार्ज अगर हम देखें तो IZ प्लस हाफ, तो IZ कितना है न्यूट्रॉन में माइनस का हाफ प्लस हाफ, तो इसका कैसा होता है 0, बिल्कुल जी हाँ, न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है 0, और प्रोटॉन का चार्ज बच्चों कैसा होता है 1। तो इसे लिख लीजिए, एक न्यूक्लियॉन का आवेश Q इस प्रकार लिखा जा सकता है, एक न्यूक्लियॉन का आवेश Q इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने वापस बोल रही हूँ, एक न्यूक्लियॉन का आवेश Q इस प्रकार लिखा जा सकता है, और इसे छाप लीजिए, इसे लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है आइसोबैरिक स्पिन, ठीक। जिसके पास भी बुक है मैं उस स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ बेटा प्लीज़ बुक से एक बार इसको रीड कर लेना, भले ही रफली रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स आइसोबैरिक स्पिन, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन ना करके, क्योंकि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं जो मेन आती हैं न्यूक्लियर के अंदर, नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, राइट। थैंक यू।